माल्या जी को मैं मंच पर आमंत्रित कि इस पूरे स्वागत भाषण के लिए, संस्था के कार्यक्रम सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी के लिए और स्वागत भाषण के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, जोरदार तालियां। और इसी के लिए डॉक्टर साहब की शान में इन्हीं लाइनों के साथ कि रहता हूं जमीन पर रिश्ता मेरा आसमान से है, ये इनके लिए मैं बोल रहा हूं कि रहता हूं जमीन पर रिश्ता मेरा आसमान से है, जाने क्यों लोगों को जलन मेरी उड़ान से है। मैं जानता हूं शीशा हूं, क्या हश्र होगा मेरा, लेकिन फिर भी टक्कर मेरी चट्टान से है, टक्कर मेरी चट्टान से है। डॉक्टर डी आर माल्या। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान GS नीमोरिया साहब, आप सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हैं। बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व है आपका, इतने बड़े पद पर आप रहे हैं। हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, फोन पे बात होती है, उत्साह पीठ थपथपाते रहते हैं कि माल्या जी बहुत अच्छा काम करें। एक देखो क्या है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं की जो एनर्जी एक साथ मिल जाती है ना, तभी कोई चमत्कार होते हैं। तो इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और 2019 में आपको हमने आमंत्रित किया था स्वतंत्रता दिवस पे, उसमें भी आपने आशीर्वाद दिया था। और जब ये मुख्य अतिथि की सबसे पहले जो पोस्टर हमने डिजाइन किया तो एक JP मीणा जी रिटायर्ड IAS हैं और मेरी फोन पे ही उनसे बात हुई थी। उनको कोई समाज का नक्शा वगैरह बनवाना था, तो उनका नक्शा वगैरह तो बना लेंगे, लेकिन अब की बार आप हमारे गणतंत्र दिवस पे आइए और उस पर आप मुख्य अतिथि होंगे कि माल्या जी मेरा सौभाग्य होगा, मैं जरूर आऊँगा। और उन्होंने यहाँ कर ली थी, हमने उस पर सारा कर लिया था, लेकिन अचानक उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मूवमेंट आप ज़्यादा नहीं करो। फिर उनका मेरे पास फोन आया कि माल्या जी मुश्किल हो गया। अचानक साहब से निवेदन किया कि साहब ये प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए, और मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार कर लिया और आज उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं BL भाटी साहब। BL भाटी साहब संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं, इसमें लिख नहीं रखा, लेकिन इस संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। और मेरी मुलाकात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक कार्यक्रम में हम मिले थे, आप भी अतिथि थे, मैं भी था, कोई अवार्ड फंक्शन था, वहाँ आपसे मुलाकात हुई तो मैं वहीं नोट कर लेता हूँ। कोई मेरे को लगता है कि ये उनको बाद में कहीं कहीं संस्था में बुलाएंगे तो मेरे नोट मोबाइल में नोट कर लेता हूँ, नाम उस समय नोट कर लिया। फिर बालपाल साहब से जब बात हुई, साहब भाटी साहब को हम कार्यक्रम में बुलाएंगे कि नहीं, जरूर बुलाएंगे उनको। और फिर एक कार्यक्रम था शिक्षा दान महोत्सव में, शायद आप आए थे, उस समय आपको आमंत्रित किया। उसी समय आपने 21,000 रुपये का चेक दिया और उसी समय मुख्य संरक्षक बने। तो सर आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। यशपाल जी आने वाले थे, उनके भी अचानक कोई डेथ हो गई परिवार में, वो नहीं आ पाए। साहब को फिर मैंने अचानक कहा कि साहब ये अध्यक्षता का आप स्वीकार कीजिए, आपको पधारना है। आनंद मानंद में आपसे प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार कर लिया, आप उपस्थित हो गए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र कुमार आनंद साहब हैं। आनंद साहब काफी पुराने आपसे मुलाकात है और बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं और समर्पण संस्था के कई प्रोग्राम में आप पहले आए हैं और आगे पीछे पीछे बैठ जाते थे, लेकिन मैं देखता था कि कहीं कहीं हम पूरा सम्मान नहीं दे पाते हैं। मैं नोट तो रखता था कभी कोई बुलाएंगे कार्यक्रम में, और अब की बार तो पूरा ध्यान था कि महेंद्र जी को हम विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाएंगे और अच्छे वक्ता है। तो आज के सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट हमने दिया है, सब्जेक्ट पे भी आप बोलेंगे। मैंने प्रार्थना की सर आपको कार्यक्रम में आना है और मुख्य वक्ता के रूप में आना है।
आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, उपस्थित हो गए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो इस भवन निर्माण के लिए आपने 5100 रुपए का 1 तारीख को उसमें ट्रांसफर करने के लिए आपने कहा है, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार होता है। हमारे बीच में संजय शर्मा जी आने वाले थे। स्टेडियम में जो कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे राज्यपाल और जो राष्ट्रीय हमारा कार्यक्रम है राजस्थान का, प्रदेश का, वहाँ पे गए हुए हैं संजय शर्मा जी, BL बैरवा जी, RK बीमा जी। तो वहाँ सरकार का भी उनके पास होता था। उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद ये सभी यहाँ उपस्थित होंगे। और हमारे बीच में धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। सेवानिवृत्त उप निदेशक है DRDO से और संस्था के आप मुख्य संरक्षक हैं। काफी करीब 5-7 साल पहले आप दोनों पति पत्नी घर पे आए थे कि मैंने जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इस अच्छे काम में हम भी सहयोग करना चाहते हैं। उस समय कि आप जुड़िए संस्था से, कैसे जुड़े? आप रजिस्टर्ड मेंबर हो तो रजिस्टर्ड बन जाओ, बाकी वैसे तो बहुत पब्लिक जुड़ी में लोग जुड़े हुए कि नहीं हम रजिस्टर्ड मेंबर ही बन जाओ। फिर इन्होंने 30,000 का चेक दिया, मुख्य संरक्षक उसी से बने। 11,000 का मैडम के नाम से दिया, मैडम को संरक्षक सदस्य बनाया। 31,000 रुपए 32,000 रुपए आपने दिए और उस समय आप दोनों मेंबर बने। उसके बाद निरंतर आप संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी आपका थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु कृपा करना, इनका स्वास्थ्य सही रखना, क्योंकि बहुत समाज के साथ जुड़े हुए हैं। मैडम सुमित्रा जी है, सुमित्रा जी भी समाज के साथ BJP में भी आप जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे और संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो मरीज लोग हैं उनको ये महात्मा गांधी ले जाके उनका इलाज कराती है, बहुत सेवा करती हैं। तो आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है सुमित्रा जी का। जब मैंने प्रार्थना की मैं तो आपको अब की बात आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पता और इससे आशीर्वाद मिल जाएगी हमें, और आपने प्रार्थना को स्वीकार किया। आज और भी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को आप पूरा करके आए हो, तो बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में घासीलाल बैरवा साहब हैं। पहली मुलाकात है साहब से और इनके सुपुत्र विदेश से बैठे हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, जाना माना नाम है इनका जयपुर में। और मैं तो प्रार्थना हृदय जी से किया था, हृदय जी इस कार्यक्रम में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में बता रहे हैं। हृदय जी ने कहा सर अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना सोशल कनेक्ट नहीं हूँ, आप पापा जी को बुलाइए। तो सर पापा जी को बुला लेंगे, पापा जी का नंबर दो और आप उनका पद वगैरह भेजें। और जब मैंने साहब से मिला, पहली बात मेरी बात काफी प्रभावित हुआ। आप सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, राजभाषा अनुभाग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, भारत सरकार। मैंने जब आपसे प्रार्थना की सर कार्यक्रम में उपस्थित होना है, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारना है, और आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, आप उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में एडवोकेट सुश्री निर्मला सोनी जी हैं। निर्मला जी चुकी रुस्तम थी, इन्होंने क्या है कि तो काफी कार्यक्रमों में कभी 1100 दे देती, कभी 2100 देती, मैं रसीद बना के भेज देता था। मैं सोचा कोई आदमी है और बहुत बड़े वकील है एनके सोनी एंड एसोसिएट, तो मैं मुझे पता नहीं आप महिला थी, तो मैं सोचता था उसमें रसीद बना के भेज देता था। जब मैंने इनको फोन किया, मैं नोट कर लिया था नाम पहले से ही कि आपकी बारे में तो विशिष्ट अतिथि में आमंत्रित करेंगे। और जब मैंने बात की तो इनका हम साहब से बात करनी है कि नहीं मैं ही हूँ निर्मला सोनी, मेरा नाम निर्मला है, कैसे नहीं मैं ही हूँ। तब जाके फिर मैं पहली बार आपसे जाके ऑफिस में मिला और काफी आप सोशल कनेक्ट हैं और एक जीवन में कुछ करने का आपका जज्बा है। और ये कहती है कि मान लीजिए आप तो वो करते हो, प्रोग्राम करते हो, मैं व्हाट्सएप पे देखती हूँ, मेरे को वैसी एनर्जी आ जाती है। तो ये एनर्जी सबकी मिलती है, सब मिलकर इस एनर्जी को एक अच्छे कार्य में लगाते हैं, इसीलिए सिनर्जी बोलते हैं। इस सिनर्जी का काम हम कर रहे हैं। तो आपसे मैंने प्रार्थना की कि आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारें और विशिष्ट अतिथि के रूप में आप उपस्थित हुई। सुबह सबसे पहले आप आए, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बिल्डिंग के लिए आपने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा है। कल भी इन्होंने QR कोड मांगा था, शायद वो QR कोड से 2,000 ज्यादा हो नहीं रहे थे, तो मना किया था कि आप अनाउंस मत करना, लेकिन मैं इसलिए अनाउंस करता हूँ कि दूसरों का भी एक उत्साह बढ़ता है
और इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों को, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है कि उससे आपसे और भी प्रेरणा लेंगे। तो 10,000 रुपए का इस बिल्डिंग के लिए आपने योगदान दिया, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में संजय पाटिल जी बैठे हैं। संजय पाटिल जी से मुलाकात तो क्लाइंट और आर्किटेक्ट के थ्रू हुई थी। बहुत अच्छा इन्होंने मकान बनाया लालकोटी में, अब फिर दूसरा मकान बना रहे हैं। जब आए तो नक्शे के काम से थे और संस्था में जब हम बातचीत पहले जुड़े तो मुसाफ हमारे अच्छा काम करते हैं, मुसाफ आप भी जुड़े इस अच्छे काम में कि नहीं मुझे भी मेंबर बनाओ। तो ये संरक्षक मेंबर तो उसी समय बन गए थे, पिछले कार्यक्रम में आप आए भी हैं। और जब अभी ऑफिस में आए मुसाफ ये बिल्डिंग बन रही है, इतना काम हो गया है कि महाराज जी पंखे मेरी तरफ से, तो ये जो पंखे हैं इसमें जितने भी लगे ये पाटिल साहब उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए जोरदार कार्य। मैं तो नाम पंखे पे आपका नाम लिखवा दूंगा, और भी कोई लगा ऊपर वाले भी पंखे हमारे लगवाने हैं, कोई और दूसरा कोई पंखे लगवाते हैं तो सबके जो भी योगदान करेंगे उनके नाम उस पर लिखवा देंगे। हमारे को इस बिल्डिंग को बनाना है, तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है पाटिल साहब का। बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, रोटरी क्लब में भी आप जुड़े हुए हैं। रोटरी क्लब में आपने मुझे मेंबर बनाया था, मैं जा नहीं पाता हूँ रोटरी क्लब के कार्यक्रमों में, लेकिन आप उसमें एक्टिव मेंबर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आप प्रायोरिटी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है आपका दवाइयों का, तो सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपसे। हमारे बीच में राजकुमार चंदेल साहब हैं, आप प्रोप्राइटर हैं श्री राधा कृष्ण एजेंसी के और राजकुमार टेक्सटाइल एजेंसी के। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे इंडिया में बहुत सारी ब्रांचें आपके बिजनेस की। मेरी मुलाकात पहली बार हुई है, आपका फोन आया कि मालिक जी अच्छा काम करते हो, मैं देखता रहता हूँ आपके ग्रुप पे कहीं के माध्यम से जुड़ गया था। उनको साहब धन्यवाद आपका, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम में बता दो कि नहीं जब भी कि मैं किस तरीके से जुड़ के आपके साथ काम करूं। आपने इस तरीके से मेरे को किया था, उन साहब मैं मिल जाऊंगा आपसे। फिर मैंने उनके पास मिला, संस्था के बारे में सारी डिटेल समझाई और मैंने विशिष्ट अतिथि भी आमंत्रित किया। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया आपने और आप उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में मदन लाल वर्मा जी हैं। मदन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है इनका। जो बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनका आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब भी कड़की आती है और मदन जी को मैं बोल देता हूँ सर एक से और बैठो। तो आइए मैंने कभी भी इनसे प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को कभी भी इन्होंने नेगलेक्ट नहीं किया। ठीक है सर, एक से सबसे पहले जब इस बिल्डिंग की बाउंड्री हुई, उस बाउंड्री में सबसे ज्यादा योगदान आपका था क्या होता, और उसके बाद जब फिर शिलान्यास किया, शिलान्यास फिर आपने क्या दिए। फिर अभी हमारे पास करके चल रही थी एक सेकंड मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ईश्वर से दुआएं कर सकता हूँ और मान सम्मान दे सकता हूँ स्टेज के माध्यम से, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, फिर आज 11,000 का चेक बना के लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में देवेंद्र सिंह चौहान जी आने वाले थे, इनका खंडेलवाल दौरा है और कहीं फंसे होंगे, भी आएंगे थोड़ी देर में जाएंगे। मयंक बैरवा जी हमारे बीच में है। मयंक जी अब तो जाना माने चेहरा, बहुत अच्छे समाज सेवी हो और अब रेगुलर कई संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और आप संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं। आपके पापा जी ओम प्रकाश बैरवा जी को आप सभी जानते हैं, जो IAS है अभी। जब पिछली बार शिलान्यास के कार्यक्रम में आप आए थे, आपके पापा जी आए थे और आप साथ आए थे, उस समय मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आप मुख्य संरक्षक बने, पिछले एक कार्यक्रम पहले भी आए। अभी बीच में हमारी जब बात हुई सर इस कार्यक्रम में जरूर पधारना है और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारना है, तो आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत। और एक बात और बता देता हूँ आपको, अभी हम कोई कार्यक्रम में गए थे तो पूछ रहा था इनसे कि क्या क्या बिजनेस आपके, तो मैंने कहा प्रेशर भी है मेरी, एक कुछ रिसोर्ट वगैरह भी है। तो मैंने प्रार्थना की इनसे सब प्रेशर ही है तो रोड़ी तो आप लोग कराई कि नहीं हमारे रोड़ी नहीं भिजवा, तो हमारे लिए रोड़ी भी ऊपर के जब काम चलेगा तो रोड़ी भी भिजवाएंगे। इसलिए जोरदार डाले
बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। 51,000 रुपये का चेक शिलान्यास भी आपने दिया था, और अब आपने रोड़ी के लिए भी मेरे प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया। ऊपर का जो बिल्डिंग बनेगी तो उसमें सारे हमारे पास साधन है। पिछली बार हमारे सुभाष आर्य साहब आए थे, सुभाष आर्य साहब ने कहा कि मैंने जी इसके लिए ईंटें मैं भिजवाऊंगा, और ईंटें उन्होंने रोड भेज दी थी। मैंने रोक दिया तो साहब अभी रोड को हमारे पास लोहे के पैसे तो हो, तब जाके ईंटों की चिनाई होगी। अभी लोहे के रोडी की आपने जिम्मेदारी ले ली, अब बहुत सा लोहे का अभी मैंने उनसे अमाउंट पूछा था स्टील वाले से, हमारे जिनसे स्टील था, वो भी बहुत डिस्काउंट में देते हैं। तो वो करीब 88,000 का ये कॉलम जो ओलिम्पिक का स्टील का बताया उन्होंने। जैसे व्यवस्था होगी हम स्टील मंगा के और ऊपर का काम चालू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा योगदान बैंक जी का संस्था में है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में हेमंत कुमार साहिल साहब हैं। हेमंत कुमार साहिल साहब से मेरी वैसे व्हाट्सएप पे उस पर तो मुलाकात थी, लेकिन बहुत नई मुलाकात है। एक कार्यक्रम में आप मिले थे, हिमालय जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं भी उनके साथ आया था, तो ये मेरे के साथ रहे थे। उन साहब आपको कार्यक्रम में पधारना है और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारना है। बहुत अच्छा बिजनेस आपका, आप दसनील एंटरप्राइजेज के नाम से आपका बिजनेस है, एक्सपोर्ट गारमेंट्स का। मैंने प्रार्थना की कि सब प्रोग्राम में आइए और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे, और हमारी बिल्डिंग भी बननी है, सहज भाव से कोई योगदान कर सको। मैंने सबसे प्रार्थना कर, जिनसे मैं मिलता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर करता हूँ। जो दे देते हैं उसकी भी वाह, जो नहीं देते हैं उनकी भी वाह, दोनों के लिए मैं प्रार्थना ईश्वर से दुआएं करता हूँ। तो आपसे मैंने प्रार्थना की सर कुछ योगदान में कि नहीं, मैं 5100 रुपये का आपको इसमें योगदान कर दूंगा फिलहाल, फिर जैसे ही मेरा और करना बैठेगा मैं वो करूँगा। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में विशेष यादव जी आने वाले थे, विशेष जी आपके साथ आने वाले थे, पिताजी जी, और इनके साथ ही पास में उनका बिजनेस है। गणपत लाल जी भी नहीं आए अभी, और ये पिछले कार्यक्रम में कुछ अतिथि हमारे नहीं आ पाए थे, और इस बार उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने बुलाया था कि उनके सर्टिफिकेट्स रह गए थे, वो भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए हैं, थोड़ी देर में शायद आ जाएंगे। और हमारे कार्यक्रम का सबक संचालन बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, और इनका जो शेर बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है उनका। एडवोकेट नरेंद्र कुमार गजवा साहब संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए अच्छे वक्ता हैं। तो ये कार्यक्रम में हमें मिल गए थे, मेरा ध्यान तो तब नोट तो कर रखा था पहले से ही, हम कभी संचालन के लिए जरूर बुलाएंगे। जब हम कार्यक्रम में मिले कि किसी संस्था के में, तब बात हुई कि क्या क्या करोगे, तो मैंने बताया बोला अब की बार आप संचालन करो। तो आपने उसी समय मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और आज उपस्थित हुए, और सबसे पहले आके आपने एक मोर्चा संभाल लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में और भी कई समाज सेवी आए हुए हैं, पार्टी साहब के साथ आए हुए हैं, मंथन मोहित जी बेटी हमारी नई संसद सदस्य जुड़ी हैं, रिदेश जी हैं, और भी कई साथी वीरेंद्र जी बैठे थे, पुष्पराज जी हैं, और संस्था के सभी सदस्य सचिव हमारे कमल जी हैं, शेखर संदेश साहब हैं, सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और सभी का स्वागत अभिनंदन है। शेखर जी पूरे तन्मयता के साथ संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब हम नाश्ता कर रहे हैं तो भले जी हर कार्यक्रम में नाश्ता मेरी तरफ से, तो इनके लिए एक ताली तो योगदान और देखो आपको ईश्वर की कृपा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन डेली 2-3 घंटे वो वस्त्र पे रहते हैं, कपड़ों की छटनी करते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं, वहां से जाते हैं। ये सेवा इतनी महान सेवाएं कर रहे हैं, तो इनका बड़ा संस्था में योगदान है। इस बिल्डिंग के लिए भी 51,000 रुपये का योगदान है, और इनका जो बिजनेस है उस बिल्डिंग का, तो इनका जो चल रहा है पीजी वगैरह वो तो अलग है, एक और भी कई बिजनेस उस कंपनियों से जुड़कर बिजनेस करते हैं। महाराज जी जो भी प्रॉफिट होगा 25% तो आपका इस बिल्डिंग के लिए जाएगा। तो एक बार ताकि और बता दीजिए इनके लिए, क्योंकि ये सारे जो हम कितना ही अच्छा प्रोग्राम कर ले, बिना अर्थ के सब अर्थ है, सारे चीजों में खर्चे होते हैं, तभी होते हैं, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। तो आप सबका जब सहयोग होता है तभी हम एक सफल कार्यक्रम कर पाते हैं। तो शेखर चंदेल साहब का, हमारे खंडेलवाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है बिल्डिंग के लिए, सबसे ज्यादा इन्हीं का है, और भी हमारे रामलाल जी बैठे हैं, सभी का और स्वागत और अभिनंदन। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, संस्था काफी
थोड़ी सी मुलाकात में कोई समझ भी नहीं पाते पूरी बात को। डॉक्यूमेंट में तो ओवरऑल कवर किया हुआ है कि संस्था क्या क्या कर रही है, लेकिन ये किस सिद्धांत पे काम कर रही है, किस सोच के साथ काम कर रही है, किस विचारधारा के साथ काम कर रही है, वो विचारधारा के पॉइंट यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। त्याग, सेवा, सहयोग, समानता, सम्मान, सद्भाव। किसी कवि ने कहा कि गमों की आंच पर आंसू डाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये उसी सोच पर संस्था काम कर रही है, उसी विचार पर संस्था काम कर रही है। त्याग मैं अलग अलग व्याख्या करूंगा, काफी लंबा चला जाएगा। प्रकृति से हमें 3 चीजें मिली है, तन, मन, धन। डॉक्यूमेंट्री में भी आपने सुना था। हमारा शरीर और मन दोनों जब स्वस्थ होते हैं तभी हम कुछ अच्छा काम करते हैं। कभी कभी शरीर से स्वस्थ होते हैं लेकिन मन से स्वस्थ नहीं होते, और ये समझ में नहीं आती। अधिकतर लोग मन से बीमार हैं, तन से तो बहुत कम बीमार है, मन से ज्यादा बीमार है। तो तन, मन और धन, तन और मन दोनों भी पसंद है और अच्छे हैं, लेकिन धन नहीं है तो भी कहीं नहीं करनी है। तो ये तीनों चीजें हमें ईश्वर की कृपा से मिलती है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इस पूरी पृथ्वी पर 8 अरब लोग रहते हैं, और 8 अरब लोगों में मैं बताऊं आपको 95% लोग तो केवल सर्वाइव कर रहे हैं, और उनको कुछ मतलब नहीं है। बच्चों को पढ़ाना है, साल का खाना खाना है, सुबह का खाना खाना है, बच्चों की शादियां करनी है, किसी भी जीवन चल रहा है। केवल 5% लोग हैं जो अपर आए हैं और जो और भी काम कर रहे हैं, जो जिनका पूरा व्यक्तित्व और सारी चीजें अच्छी है। तो आप, मुझे लगता है सब बैठे हुए हैं, आप लगभग 5% में हो, और 5% की आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, और ईश्वर ने जो दिया है वो दिया है, उसको आप बांट रहे हैं परमात्मा के लिए, दूसरों के जीवन को मजबूत करने के लिए, और इसी से हमारा जीवन अर्थपूर्ण और सार्थक बनता है। जब तक जीवन में संवेदना नहीं है तब तक हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन ही नहीं सकता। जब हम कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील बनते हैं, ये जो बात पॉइंट है आर्थिक असमानता। असमानता तो सब्जेक्ट को ही बना रखूंगा, कुछ नोट भी किया था, लेकिन वो समय फिर सारा भेज देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आर्थिक जो असमानता है, प्रकृति ने सबको एक प्राकृतिक तरीके से सब असमान ही है, ईश्वर ने सबको अलग ही बनाया है। आप देखिए 8 अरब लोगों में किसी की शक्ल नहीं मिलती आपस में, किसी की रेखाएं नहीं मिलती, तो प्रकृति तो हमें अलग अलग ही बनाया है। लेकिन जहां हम रहते हैं, हमारी वजह से असमानताएं जो है, असमानताएं बहुत सारी, सामाजिक असमानता भी है, अलग अलग तरीके की असमानताएं हैं। उन्हें एक पॉइंट होता है आर्थिक असमानता। एक व्यक्ति गरीब से गरीब बनता जा रहा है, एक धनवान से धनवान। कुछ ही लोगों के, कुछ परसेंटेज लोगों के, थोड़ा सा परसेंटेज पूरी इस धरती के संसाधन है उनके अंदर है, बाकी लोग केवल सर्वाइव कर रहे हैं। तो आर्थिक असमानता कैसे दूर हो, इसके बारे में तो वकील हमारे बताएंगे, आप जज साहब बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, और इसके बारे में इनका वक्तव्य होगा। मैं इतना इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि समाज का संपन्न व्यक्ति, जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति, वो जब कमजोर वर्ग के व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो जाएगा, तो ये आर्थिक असमानता कहीं न कहीं कमजोर, वो हाथ पकड़ेगा उसका तभी। तो मैं तो केवल एक लाइन में इसी बात कहूँगा इस असमानता के बारे में। बाकी तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको दूर करने के। और मानव विकास, मानव विकास के बारे में 3 चीजों से मानव विकास देखते हैं। तो इंडेक्स आजकल इसकी बन गई है, और पाकिस्तान के जो अब्दुल हद और अमर्त्य सेन, इन्होंने जो जारी किया था मानव विकास सूचकांक, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली, इन 3 चीजों का आकलन करते हैं, उससे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनती है। अब आप देखिए 191 देशों की लिस्ट में भारत का जो मानव विकास जो इंडेक्स है वो है 132वें नंबर में 191। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जीवन शैली है उसका स्तर, तो ये स्तर जो इतना डाउन है, पहले 130 पे था,
था 2021 में, फिर जब 2023 की जो गणना आई उसके बाद 132 में चला गया, तो 132वें स्थान पर मानव विकास सूचकांक में भारत है। अब वो ऊपर से आसमान से तो कोई आएगी नहीं, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बहुत विकास हुआ है और गरीबी ऊपर भी उठ रही है। अभी फिर भी 27 करोड़ बचे हुए, 27 करोड़ इंडिया में गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे उनको जो आकलन करते हैं, तो वो 27 करोड़ लोग फिर भी हैं। तो ये जो आकलन है, इसके लिए कोई आसमान से काम करने के लिए कोई आसमान से देवता तो उतरेंगे नहीं। मैं कहता हूँ बहुत अंधेरा बाकी है और बहुत से दीप जलाने हैं, लेकिन वो दीप जलाएगा तो हम लोग ही जलाएंगे जो ईश्वर ने हमारी प्रति उदारता बरती। हमें शरीर से भी स्वस्थ रखा है, मन से भी स्वस्थ रखा है और धन की भी हमारे अंदर कोई अपूर्व क्षमता ईश्वर ने दी है। तो प्रकृति की जब हमने तीनों चीजें दी है, तो अब देवता तो ऐसे तो उतर के आने वाले नहीं है कि समाज के लिए काम करें। तो ये जो बहुत अंधेरा बाकी है, बहुत से दीप जलाएंगे, दीप हम सब मिलके संस्था के माध्यम से जला रहे हैं। और ये सेवा, सहयोग, समानता, सम्मान, सद्भाव, आप देखिए जो सारे शब्द हैं, मैं पहले करने लगा हूँ, काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन इन सिद्धांतों पर संस्था निरंतर काम कर रही है। और समानता की जो बात है, आर्थिक समानता के साथ साथ समाज की सबसे बड़ी विडंबना और है सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता आप देखिए बहुत बड़ी विडंबना है भारत की और हमारे समाज की। जातिगत जो व्यवस्था है, और हम संस्था में कहीं कहीं हम सब एक हैं। इस प्रकृति ने हम सबको केवल मानव बनाया है, तो हम सबकी एक ही जाति मानव जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक दृष्टि से अपर कास्ट का है, वो अपनी जाति को जितना ज्यादा शो करना चाहता है वो करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो निम्न कास्ट का है, जो सामाजिक दृष्टि से निम्न जाति का है, वो अपनी जाति को जितना चाहे छुपाने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये सामाजिक असमानता है। और तो संस्था जो काम कर रही है, संस्था इस मूल विचारधारा पर काम कर रही है। हम सब की एक ही जाति है, मानव जाति, और हम सबका एक ही धर्म है, मानव धर्म। यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई, सारे मेंबर संस्था है, और सब जातियों के लोग हैं, किसी भी जाति, सब जातियों के से। तो हम सबकी एक ही जाति, एक ही धर्म, ये समानता का भाव है, तो उस भाव के संस्था काम कर रही है। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है, तो आर्थिक असमानता का लिया है। आर्थिक असमानता के बारे में महेंद्र जी बहुत अच्छा बताएंगे, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं बताता हूँ संस्था के आगामी कार्यक्रमों के बारे में, संस्था के और क्या करती है। बिल्डिंग के बारे में आपको सबको पता है, ये हॉल बन गया, ऊपर का हॉल बन गया, ऊपर का चालू करेंगे। अनाथ बच्चे और अनाथ बुजुर्ग, नरेंद्र जी केवल बुजुर्गों की बात कर रहे थे, हम दोनों को रखेंगे। हम दादा का निवास बना रहे हैं, इसमें अनाथ बच्चे भी रहेंगे और अनाथ बुजुर्ग भी रहेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे वृद्धाश्रम रहेगा, सेकंड फ्लोर पे अनाथ आश्रम रहेगा। ये तो हमारा मल्टीपर्पज हॉल रहेगा। इस फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाला मल्टीपर्पज हॉल पूरे 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मनोहर बना रहे। जब चालू किया था काम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक दम लगा के हमने चालू कर दिया कि ये विजन है, इस विजन को पूरा करना। मैं सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ, उठता हूँ तो ये सोचता हूँ, चलता हूँ तो ये सोचता हूँ। इसके अंदर सब प्रोसेस में सेट होते हैं। तो इस बिल्डिंग को बनाना है, कैसे भी करके बनेगी, और आप सबके सहयोग से बनेगी। घर पे एक डिब्बा लगाना, किसी प्रोग्राम में मैंने बताया, जब भी घर से निकलता हूँ डिब्बा टाइप का नागरिक सेवा संस्थान वाले डिब्बा एक मैंने घर पे कोने पर रखा है। सुबह घर से निकलता हूँ, जूते पहनता हूँ, 500 रुपये उसमें डालता हूँ, देख का नियम है, कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, उसमें 500 रुपये डालता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उस बिल्डिंग, और फिर घर से निकलता हूँ। इस बिल्डिंग को बनाना डेली का काम है। 3 बार में डिब्बा खोलते, फिर डिब्बा भर गया, फिर वापस बनेंगे। कई कार्यक्रम हमारे आती है, बिना बिल के आती है, उनका बिल नहीं होता है, उसको पैसों का बिना बिल वाले काम करते हैं। तो इस तरीके से समर्पण जो किया है हमने, तो प्रभु तन भी आपका है, मन भी आपका, धन भी आपका, नथिंग एंड आई नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। तो उस भाव को लेकर संस्था काम करिए, समर्पित भाव से। तो आप सबसे पहली चीज तो बिल्डिंग के लिए जो नहीं मिला आप
कुछ भी लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा होता है कि बूंद बूंद से खराब हो जाता है। 5,000 देते हैं तो बहुत बड़ा होता है, कोई 1100 रुपये देते हैं तो उसका भी सम्मान करते हैं। 5 लोग किसने कहा कि आपको 500 रुपये जो दे रहा था उसका भी आपने 300 रुपये का मोमेंटो दे दिया। 5 मोमेंटो के सम्मान के लिए उसने योगदान दिया। एक व्यक्ति के पास 5 करोड़ है और उसने दिया साहब 21,000 रुपये। एक व्यक्ति के पास केवल 5,000 रुपये है और उसमें से उसने 500 रुपये दे दिया, तो बड़ा योगदान तो उसका है। तो ये तो समर्पण, यही तो त्याग है। त्याग की भी बात है, यही है। 2 रोटी हमारे पास है और 2 रोटी में से हमारे को 2 रोटी की भूख है, हम 2 रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से भी 1 रोटी किसी दूसरे जरूरतमंद को आपने दे दी, किसी दूसरे भूखे को खिला दी, तो हुआ है क्या? वो सही मायने में दान है। वो सेवा आपके पास अथाह प्रॉपर्टी है और अथाह प्रॉपर्टी से हमने मान लो 1100 रुपये दिए, तो आपने कुछ दिया ही नहीं, तो कुछ नहीं दिया। तो ये भाव जब समर्पण का आता है, बिल्डिंग तो आराम से बन जाएगी, क्योंकि लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छे भाव के लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छे विचारों के लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हम लोग हमारे खंडेलवासी बैठे हैं, निरंतर इस पर प्रयास कर रहे हैं, काम रुके नहीं। यदि काम रुकता है तो मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, मैं अपना आत्मविश्लेषण करूंगा, कहीं कहीं हमारे समर्पण में और हमारी सेवा में कोई कमी रही है, मैं अपने आप में तो करूंगा। क्योंकि और भी हमें सब साथियों को करना चाहिए कि यदि काम मान लो बिना अर्थ के रुकता है कि चलो यार पैसा खत्म हो गया, रोक दो, रुकता है तो कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कमी रही है, कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी रही है, तो मैं तो अपने आप का आत्मावलोकन करूंगा। तो ईश्वर कृपा करे, ये भाव हमेशा बना रहे, कभी अहम ना है कि महाराज जी ने ये दे दिया, जमीन दे दी, मैंने कुछ नहीं दिया, ये तो सब कुछ मिला हुआ था। और मिले हुए को देने में कहाँ तकलीफ, हमारा अपना क्या है, ये तो प्रकृति से मिला हुआ है। जब ये सोच बन जाती है मेरा कुछ नहीं, तो मिले हुए और कोई चीज मिलती है तो मिले हुए को देने में कितनी बात नहीं। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, एक व्यक्ति सूट बूट टाई के अंदर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। अब एक बच्चा भूखा था, वो काशमी से यूं देख रहा था, काशमी से देखते देखते भूख लग रही थी उसको जोरों की, वो धक्का मार के अंदर चला गया। अंदर गया, जो खाना खा रहा था वो व्यक्ति उससे कहता है कि सर मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी। वो कह रहा है कि यार दिन रात 18 घंटे काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं नहीं दूंगा तो कुछ का मना कर दिया। दूसरे से मांगा, उसने मना कर दिया। मैनेजर ये बात देख रहा था और मैनेजर ने उस बच्चे को बुलाया और उसको खाना दे दिया। बच्चा वो खाना लेके बाहर निकलता है, 2 प्लाट आगे जाता है, एक दूसरा व्यक्ति भूखा बैठा है। वो बच्चा उस बच्चे से कहता है भैया थोड़ा खाना दे दो, मुझे भूख लगी। बच्चे ने वो खाना उसको दे दिया। अब आप इस बात की एनालिसिस कीजिए, जिसके पास सब कुछ था उसने नहीं दिया और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने दे दिया। यानी कि जो ये समझता है मुझे मिला है तो उसको देने में कोई तकलीफ नहीं आती। जो ये समझता है मैंने कमाया, दिन रात मेहनत करता हूँ, 12 घंटे काम करता हूँ, ये एम्पायर करेगा, वो कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपना समझता है। जब हम इन चीजों को समझते हैं हमें मिली हुई है, तभी हम कुछ कर पाते हैं, तभी समाज के हित में काम कर पाते हैं। तो उसी भाव के साथ संस्था काम कर रही है। तो ये बिल्डिंग की मैंने आपको बात बताई, उसके बाद अगले कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ। अगला कार्यक्रम हमारा 4 फरवरी का है, मैराथन दौड़ होती है। आप सब जो भी मैराथन में चलना चाहते हैं, हर साल हम जाते हैं, करीब 100-125 यूथ हो जाते हैं और हमारे खंडेलवासी तो हमारी कमान संभालते हैं पूरी। इस अवस्था में हमारे साथ पूरा चलते हैं। 6 किलोमीटर की ड्रिल रन होती है और उसमें हमारे पास तख्तियां बना रखी हैं, उन तख्तियों में नारे लगाते हैं, सामाजिक जागरूकता, समाज में सकारात्मक भाव को पैदा करना, लोगों की सोच पैदा करना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, एक विचार को चेंज करना। तो हम वो हमारे पास तख्तियां हैं, उस तख्तियों को लेकर हम पूरे उस पर चलते हैं। 6 किलोमीटर तक नारे लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, पर्यावरण से संबंधित लगाते हैं, रक्तदान से संबंधित लगाते हैं, जो भी सामाजिक जागरूकता के संदेश है वो सारे उसमें देते हैं। तो ये 4 फरवरी का कार्यक्रम है और सबको सुबह 6:30-7 बजे पहुंचना है। लोकेशन लोगों को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो चलना चाहते हैं साथ में अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वहाँ पीछे काउंटर पर आप लिखवा दीजिए, ताकि हम पूरी सूची बना लें। सबके रजिस्ट्रेशन फ्री आएंगे, वैसे तो पैसे में रजिस्ट्रेशन होता होगा, लेकिन संस्था की तरफ से सबके फ्री रजिस्ट्रेशन होंगे और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर
एक वीडियो के माध्यम से मैं समझा दूंगा कहाँ पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है। तो अगला कार्यक्रम हमारा मेरा भी 9 का होगा, आप सब इसको नोट कर ले, वहाँ अपना अपना नाम नोट करवा दें जो भी चलना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट थोड़े दिनों बाद, महीने के बाद हमारा रक्तदान शिविर आएगा, 14वां रक्तदान शिविर होगा, विशाल रक्तदान शिविर होगा। उसके साथ एक संगोष्ठी में रखते हैं। पिछली बार रखा था हमने अच्छा स्वास्थ्य मिले, अब की बार भी कोई सब्जेक्ट देंगे, रक्तदान, देहदान और नेत्रदान, अंगदान का महत्व, इस ये सब्जेक्ट देते हैं। तो उससे क्या नॉलेज ही बढ़ती है। तो उधर एक तरफ हमारा डोनेशन कैंप चलता रहता है, एक तरफ हमारी संगोष्ठी चलती रहती है। जो वक्ता है वो बताते हैं विषय के बारे में, जो वहाँ उपस्थित होते हैं उनको नॉलेज मिलती है, ब्लड डोनेशन करने वाले ब्लड डोनेशन करते हैं। पिछली बार 13वां जो रक्तदान शिविर हुआ था, 197 यूनिट रक्तदान हुआ था। और आप देखिए अब तक जितने रक्तदान शिविर 1134 यूनिट रक्तदान संस्था कर चुकी है। तो ये हमारा साल में एक होता है, मार्च के फर्स्ट वीक में हम करते हैं। तो मार्च का जो फर्स्ट वीक होता है तो पहला संडे, तो ये अगली बार 3 मार्च का आएगा। 3 मार्च उसमें मैराथन के बाद में 3 मार्च का है कि 14वां विशाल रक्तदान शिविर हमारा होगा। उसकी तैयारी हमारी रेगुलरली होती है। तो हम तो क्या है कि लगे रहते हैं, एक काम कोई प्रोग्राम होता है, दूसरा प्रोग्राम होता है, तीसरे में देते हैं। पार्टी करते थकते नहीं हो, उन साथ थकते क्या है, जब थकान तब उतरती है जब आप चौराहे पे खड़े रहते हो। और चौराहे पे मैं खड़ा रहता हूँ, कोई बच्चा आता है, पैर छूता मैं पूछता हूँ आप कौन है, आपका परिचय? अरे सर आप नहीं जाने, आप ही तो मुझे पढ़ा रहे हो, आपने तो मेरे पीछे में करे। उस समय फिर सारी थकान हो जाती है, थकान बहुत उतरती है। कपड़े लेने आते हैं बच्चे, ये बिहारी और बंगाल से आए घरों में काम करने वाले भाई हैं, उनके बच्चे आते हैं, मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी कहाँ से आए हो, क्या है, तो कपड़े लेके आए, नए कपड़े चाहिए, कभी देते तो पुराने, तो वो आपके पुराने कपड़े उनके लिए नए कपड़े, कि क्यों ले रहे हो कि गाँव जाकर नए कपड़े पहन आप देख के तो मेरी थकान हो जाती है। देखिए आप वहाँ पूरा आसपास का जो एरिया है, करता पूरा कच्ची बस्ती है, घरों में जो वहाँ आसपास के जितने भी काम करने वाले भाई हैं सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे नए भी लेके जाते हैं लोग, पुराने तो देते हैं, नए भी लेके जाते हैं, कम्बल लेके जाते हैं। और हम ढूंढ के, मेरे पास जो स्टाफ काम करता है ढूंढ के पहले बोल के रखता हूँ, तो आप ढूंढ के गाँव में ढूंढो, जहाँ एक्चुअल जरूरतमंद है, कोई कम्बल की सर्दी की वजह से तो वहाँ पहुँचाओ, रजाई वहाँ पहुँचाओ। तो जयपुर में बहुत चैरिटी चल रही है, काफी लोग बांट रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े सिस्टम से कर रहे हैं। और कपड़ों को आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री में, शोरूम की तरह से रहता है, पूरे नंबरिंग डालते हैं, साइज लगाते हैं, 32 नंबर की चीज 32 नंबर की रखते हैं, और कोई लेने आता है तो उसको पहना के उसको किस तरीके से देते हैं। ऐसा नहीं सब रेलवे पटरी पे गए लोगों को रेल लगा के बांट दिया, फोटो खिंचा के, वो काम नहीं करते, अपने एक्चुअल में काम करते। जब इतना बड़ा बेसमेंट है जिसका 20,000 रुपये किराया आता था, और उसमें प्रमाण कर रहे हैं, तो फिर वो एक्चुअल होना चाहिए, फिर दिखावा नहीं होना चाहिए। तो वो उस प्रयास के साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, और भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम आप सबके सहयोग से चल रहे हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पुनः मांग रहा हूँ, पहले 14 साल में कभी नहीं मांगा आपने, कभी हमारे गेस्ट आते थे, गेस्ट कहते थे हमारे कुछ नहीं थी, गेस्ट कभी नहीं देते थे, लेकिन हमारी जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से अब वो गेस्ट बनाते हैं, उनको उसी समाज के साथ थोड़ा योगदान करेंगे। अब मांग रहे हैं, तो ये क्योंकि बिल्डिंग में जरूरत है, और ये बिना मांगे ये बन नहीं पाएगी। तो ये अगर अब आप सभी से उपस्थित हैं, सभी से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा सहज भाव से, जितना आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, आप उतना करें। ऐसा नहीं आप कोई ज्यादा करना है, किसी के 500 के सामर्थ्य तो 500 करें, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर योगदान करें। हमारा एक एक पैसे का हिसाब आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जो मेहनत मजदूरी का आपका पैसा है, कभी एक एक पैसा कहीं गलत तरीके से यूज नहीं होगा। पूरा हिसाब किताब व्हाट्सएप के 12 ग्रुप है, पूरा हिसाब किताब हम ग्रुप पे डालते हैं, और एक एक 500 किसी ने दिए तो उसकी रिसिप्ट बनती है, 100 रुपये किसी ने दिए तो उसकी बिना रिसिप्ट का कोई काम नहीं होता। और कोई उछलती में ऐसे देता है केस, और मैडम आई थी, उन्होंने कहा मैं नाम मत लेना, 51,000 का दीपा को देनी चाहिए, पहले जी बिल्डिंग में काम किया, लेकिन उनका भी हमने गुप्त डाल ही रखा, उसका भी सारा कैसे कैसे होते सही। तो हर पैसा आपका जो भी आप दे रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका इसमें यूज होगा। प्रोग्राम्स का भी हम जो भी खर्चा होता है पूरा एक एक पैसे का हिसाब दूसरे दिन ग्रुप में डालते हैं। तो आप सभी का
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप देते हैं 100% पैसा परोपकार में खर्च होता है। हमारे अपने खर्चे कुछ भी नहीं है। मैं कहीं जाता हूँ गैस बनाने, वहां जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आज तक पेट्रोल का कोई बिल वाउचर नहीं लगाया संस्था ने। जो भी है खुद के पास से करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने खूब दिया है। जब हमारे प्रति उदारता बढ़ती है ईश्वर ने, तो हम परपरता क्यों बढ़ते हैं? अब और खर्चे तो एक स्टाफ हमारा रेगुलर लगा रहता है, इतना काम होता है संस्था में, लेकिन कोई स्टाफ ही पैसे दे देगा कुछ नहीं। हमारे एवं आर्किटेक्ट का स्टाफ है, वो काम करता है और ईश्वर दे रहा है, काम हो रहा है। 100% पैसा परोपकार करने, कोई खर्चे ही नहीं है। वो दूसरे एक्चुअल खर्चे बात चलते हैं। तो आप सभी को मैं इसलिए जानकारी देता हूँ, अभी लोगों को पता नहीं है संस्था किस तरीके से काम कर रही है, क्या कर रही है। कहीं बोलने वाले भी कहते हैं वाले जी तो एक और दुकान खोल लिए, मेरे साथी कहते थे, लेकिन मैं इग्नोर का मैडम लाता हूँ, मैं कभी परवाह नहीं करता हूँ चीज़ों की, क्योंकि वो चल रहा है। तो ये हम अपनी अंतरात्मा में ईमानदार होना चाहिए। तो ये आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। में ज़्यादा समय नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, इनको सुनना है मैं, लेकिन संस्था के बारे में बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि वो भी आपको जानकारी मिली संस्था किस विचारधारा पे किस तरीके से काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।